हेलो एवरीवन डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की जो अपनी सेकंड बुक है। इसका हम चैप्टर नंबर 8 डिस्कस करने वाले हैं, भारतीय राजनीति में नए बदलाव। ये इस बुक का हमारा लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर के बाद अपना जो पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। और इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस भी हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि डिलीट हो गए हैं और कुछ टॉपिक तो वही है, मतलब उसकी लैंग्वेज चेंज कर दी गई है। ठीक है, तो जो बिल्कुल आपका लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। एक बार ध्यान से सिलेबस को देख लो। जितने टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं अपने सिलेबस में हैं, हमको ये करने हैं। ठीक है, तो देखते हैं ध्यान से। 1980 के दशक के आखिर के सालों में कुछ बदलाव हुए थे। ठीक है, 5 प्रमुख बदलाव थे, 5 प्रमुख ऐसी घटनाएं थी जिससे हमारे देश की जो आगे की राजनीति है कहीं ना कहीं वो राजनीति जो है वो प्रभावित हुई थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1980 के दशक का क्या मतलब होता है, आई होप सभी को पता होगा। ठीक है, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 1980 के दशक का मतलब है 1980 से लेके 1990 तक, यानी ये जो बीच के 10 साल होते हैं। ठीक है, 80 से लेके 90 तक के 10 साल, इसको दशक कहा जाता है। तो 1980 के दशक के आखिर के सालों में, यानी कि 1980 के दशक के आखिर के साल कौन से होंगे? ठीक है, तो 1987, 88, ठीक है, 89, 90, ये लास्ट के ईयर होंगे। तो इनमें कुछ बदलाव हुए थे, यही हमको समझने हैं। तो चलिए एक एक करके हम सारे पॉइंट को बहुत ध्यान से देखते हैं। देखिए, सबसे पहला बदलाव था वो ये था कि कांग्रेस जो है वो 1989 का जो चुनाव था वो हार गई थी। ठीक है, अब ये 1989 का चुनाव हार गई थी, ये भी एक बड़ा बदलाव है। अब आप कहोगे चुनाव हारना इसमें कौन सी बड़े बदलाव वाली चीज़ है, तो यहाँ पे आपको आगे समझ में आएगा कि केवल चुनाव नहीं हारी थी, यहाँ से भारत की राजनीति ही बदल गई। 1989 के बाद जब से कांग्रेस हारी उसके बाद 30 साल तक, ठीक है, 30 साल तक किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, यानी कि जितनी भी सरकारें आई वो सारी की सारी गठबंधन की सरकारें आई। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 1989 के बाद हमारी राजनीति में गठबंधन का दौर शुरू हो गया था। ठीक है, तो इसलिए ये चुनाव जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला। अब दूसरा बदलाव देखते हैं, मंडल मुद्दा। अब देखो, आपने पढ़ा होगा इमरजेंसी वाले चैप्टर में, मैंने आपको बताया था कि इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुए थे उसमें जनता पार्टी की सरकार आई थी। ठीक है, हमने पढ़ा था ना, जिसमें मोरारजी देसाई जो थे, यानी मोरारजी देसाई जो थे वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। ठीक है, हमने पढ़ा था। तो उस सरकार ने जो ओबीसी है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, इनके उत्थान के लिए, कि किस प्रकार से इनका उत्थान किया जा सकता है, इन जातियों का उत्थान किया जा सकता है, इसके लिए एक आयोग बनाया था। ठीक है, ये आयोग जो था इसको कहा जाता है मंडल आयोग। ठीक है, तो ये मंडल मुद्दा जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम आगे डिटेल में करने वाले हैं। यहाँ पे बस इंट्रो पढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं, आगे हम एक एक टॉपिक को काफ़ी डिटेल में करेंगे। तो ये था दूसरा बदलाव। तीसरा बदलाव क्या था? 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी, जिसके तहत देश में आर्थिक रूप से देखें तो बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए थे। ठीक है, देश में इससे बेनिफिट भी काफ़ी हुआ था, तो इसको भी हम आगे समझेंगे। फिर अयोध्या विवाद, अयोध्या विवाद को भी समझेंगे कि किस प्रकार से वहाँ पे राम जन्मभूमि पे विवाद था और उसको कैसे अदालत के द्वारा, ठीक है, कोर्ट के द्वारा उसको सुलझाया गया। ये चौथा पॉइंट है। और पांचवा पॉइंट है राजीव गांधी की हत्या। अब राजीव गांधी जो थे, ठीक है, देश के प्राइम मिनिस्टर थे और उनकी हत्या कर दी गई थी। तो उनकी हत्या क्यों की गई, ठीक है, कैसे हुई, ये भी हम थोड़ा सा आगे समझेंगे। तो ये 5 महत्वपूर्ण बदलाव हैं, ठीक है, चेंजेस हैं या घटनाएं हैं। मान लो ये 5 ऐसी घटनाएं हैं जिसके हमारी राजनीति पे दूरगामी प्रभाव पड़े, यानी कि लंबे समय तक इसके कुछ ना कुछ प्रभाव हमको देखने को मिले थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। तो चलिए अब एक एक करके थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके सारे पॉइंटों को समझते हैं। देखिए, आपको पता है कि इंदिरा गांधी की जो है हत्या कर दी गई थी 1984 में, यानी 1984 में। ठीक है, उनकी हत्या के बाद जो नेक्स्ट पीएम आए थे वो उनके बेटे थे, ठीक है, राजीव गांधी, यानी कि उनके बेटे राजीव गांधी को अगला प्राइम मिनिस्टर देश के लिए बनाया गया था। सन 1984 में राजीव गांधी को भारी बहुमत मिला था। और ये याद रखना, भारत की राजनीति में, ठीक है, जो पहले चुनाव हुए थे 1952 के, 1952 से लेके 1984 तक, आज तक किसी भी पार्टी को इतना भारी बहुमत नहीं मिला था, इतनी सीटें नहीं मिली थी लोकसभा में
जितनी राजीव गांधी को मिली थी। क्यों मिली थी भाई? सिंपैथी, क्योंकि जो इंदिरा गांधी थी वो देश की प्राइम मिनिस्टर थी और लोग उनको काफ़ी मतलब पसंद करते थे, ठीक है, जनता उनको पसंद करती थी। और जब उनकी हत्या हो जाती है तो अचानक से जो लोगों की सिंपैथी होती है वो कहीं ना कहीं राजीव गांधी की तरफ आ जाती है और वो सिंपैथी कन्वर्ट हो जाती है वोट के जरिए, ठीक है। तो इसीलिए इनको सबसे ज़्यादा वोट मिले, सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी। और वो सीटें कितनी है? 415। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपके पेपर में ना ऐसे क्वेश्चन आएगा कि 1984 में राजीव गांधी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, ठीक है, क्लियर है। तो उस समय कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी? ऑप्शन में दे देंगे 380, ठीक है, 394, 410, इस तरीके से 415, कुछ भी ऑप्शन दे सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। फिर क्या हुआ और देखते हैं। अब 1984 में राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने और इतनी भारी बहुमत से आए, हमने देख लिया, ठीक है। ठीक 5 साल के बाद 1989 में फिर से चुनाव हुए और इस चुनाव में मात्र 197 सीटें यानी कि 197 सीटें ही कांग्रेस को मिल पाई, ठीक है। ये इतनी सीटें हैं कि इसमें तो सरकार भी नहीं बन सकती 197 सीटों में, यानी कि कांग्रेस बुरी तरीके से हार गई, हम ऐसा कह सकते हैं। लेकिन फिर भी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में देखें तो कांग्रेस अभी भी है, ठीक है। 1991 में मध्यावधि चुनाव कराए गए। कांग्रेस इस बार क्या था, अपना आंकड़ा सुधारने में कहीं ना कहीं कामयाब हुई और वापस से सत्ता में आई। तो 1989 का जो चुनाव था ना, इस परिघटना से कांग्रेस प्रणाली समाप्त हो चुकी है। अब कांग्रेस प्रणाली क्या है इसको समझ लीजिए। देखिए क्या था, हमारे देश में जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेके जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे वो लोकसभा के हों विधानसभा के हों, आपको सभी में किसका वर्चस्व दिखाई देता है? कांग्रेस का। यानी कांग्रेस हमारे यहाँ की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हुआ करती थी और सबसे ज़्यादा वोट भी लेकर आती थी। कौन सी पार्टी? कांग्रेस लेके आती थी, ठीक है। इसीलिए इसको कांग्रेस प्रणाली के नाम से जाना जाने लगा था। लेकिन 1989 में क्या होता है, ये जो सिस्टम है वो ख़त्म हो जाता है, यानी कि 1989 में कांग्रेस बुरी तरीके से हारती है और उसके बाद से दोबारा कभी भी कांग्रेस को बहुमत नहीं मिलता, ठीक है। 1989 के बाद से आज तक कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला है, ठीक है, उतनी ज़्यादा सीटें नहीं मिली है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक दौर खत्म हो गया, जिसको हम कांग्रेस प्रणाली कहते थे, वो सिस्टम यहाँ पे खत्म हो चुका है, ठीक है। और देखते हैं आगे, थोड़ा डिटेल में एक एक पॉइंट को समझिए। एक नई प्रणाली शुरू हुई यहाँ पे, जिसे हम गठबंधन के युग के नाम से जानते हैं, क्योंकि 1989 के बाद जितनी भी सरकारें बनी हैं सारी की सारी गठबंधन सरकारें बनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट याद रखना है कि 1989 के बाद, ठीक है, जो भी कांग्रेस तो चलो हार गई, तो क्या वो सीटें किसी एक पार्टी को मिली है? नहीं, वो दूसरी पार्टियों को मिल गई टुकड़ों में, किसी को 2, किसी को 4, किसी को 6, इस तरीके से मिली है। तो कोई भी दूसरी मजबूत पार्टी नहीं आई थी, ठीक है। लेकिन बाद में अगर हम देखें तो जितनी भी सरकारें बनी, ठीक है, कांग्रेस प्लस अन्य पार्टियां, ठीक है, उसमें कई सारी क्षेत्रीय पार्टियां, लोकल पार्टियां सारी थी, या तो ये सरकार बनी है या फिर बीजेपी, ठीक है, प्लस अन्य पार्टियां, अन्य पार्टी में क्षेत्रीय पार्टी, लोकल पार्टी, सारी पार्टियां आ जाती हैं। ज़्यादातर सरकारें जो बनी थी वो इस प्रकार की बनी थी, इनके गठबंधन वाली, ठीक है। तो गठबंधन का युग शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट में सही जवाब देना अगर आपने सही तरीके से पढ़ा है। राज्यों में गठबंधन का युग कब देखा गया, यानी कब शुरू हुआ? अब मैं यहाँ पे केंद्र की बात नहीं कर रहा हूँ, केंद्र की बात करूँ तो 1989 आपको पता है, सिंपल है। अब मैं यहाँ पे केंद्र की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि बताइए कि राज्यों में, ठीक है, राज्यों के जो चुनाव होते हैं, जो विधानसभा के चुनाव होते हैं, वहाँ पे गठबंधन का युग कब दिखाई देता है, ठीक है, कब से भारतीय राजनीति में दिखाई देता है? आपको मुझे अपना आंसर लिख के भेजना है कॉमेंट में और अपना नाम जरूर लिखना, ठीक है। मैं सभी के कमेंट को रीड करूंगा और जिसका आंसर मुझे सही लगेगा मैं उसे लाइक कर दूंगा, तो हार्ट दे दूंगा, ठीक है, वहाँ पे। तो ये हो जाता है। अब गठबंधन के युग को समझ, तो अगर पेपर में पूछे ना कि भाई राष्ट्रीय मोर्चा क्या है, तो आपको बोलना है राष्ट्रीय मोर्चा एक गठबंधन था जिसने अपनी सरकार बनाई थी। पूछे कब बनाई थी, तो आपको सीधा सीधा बता देना कि 1989 में इन्होंने अपनी सरकार बनाई थी, ठीक है। तो अब हमें राष्ट्रीय मोर्चा को ध्यान से समझना है। देखिए, राष्ट्रीय मोर्चा ने 1989 में, 1989 में गठबंधन की सरकार बनाई थी। अब राष्ट्रीय मोर्चा में कौन सी पार्टियां थी? इसमें जनता दल है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियां, ठीक है, क्षेत्रीय पार्टी जो भी है उन सब ने आपस में समर्थन किया और इन्होंने गठबंधन बना के सरकार बना ली। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो विरोधी गुट दिख रहे हैं। एक तरफ है भाजपा, ठीक है, यानी कि बीजेपी, और दूसरी तरफ आपको दिख रहा है
वाम मोर्चा, यानी कि आपको यहाँ पे लेफ्ट भी दिखाई दे रहा है। अब ये बीजेपी जो है ये राइट विंग है, और ये जो लेफ्ट है वामपंथी, ये जो है ये वामपंथी कह लो या फिर इसको लेफ्टिस्ट कह लो, लेफ्ट विंग कह लो, और इसको राइट विंग कह लो, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इन दोनों की विचारधाराएं कभी मैच नहीं करती हैं, ठीक है, एक दूसरे से मतलब टक्कर में रहते हैं, कंपटीशन में रहते हैं। यहाँ पे ऐसा हुआ कि इन दोनों ने कहीं ना कहीं इसको समर्थन दे के राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बना दी। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये दोनों अलग है लेकिन एक साथ क्यों हो गए? ये इसलिए एक साथ हो गए क्योंकि ये दोनों नहीं चाहते थे कि कांग्रेस की सरकार आए, ठीक है, मतलब ये दोनों ही नहीं चाहते थे कांग्रेस की सरकार आए, ये कांग्रेस को सत्ता में नहीं देखना चाहते थे, इसलिए इन्होंने कहीं ना कहीं राष्ट्रीय मोर्चा को अपना समर्थन दे दिया। हालांकि बाहर से समर्थन दिया था भाजपा ने ये कहा था कि आप सरकार बनाओ, हम आपके साथ हैं, लेकिन हम सरकार में शामिल नहीं होंगे, बाहर से समर्थन देंगे। सरकार में शामिल होने का मतलब ये है कि हम अपने जो नेता है उसको मंत्री वगैरह हमें नहीं बनवाना, आप अपने मंत्री बनाओ, ठीक है, हम आपको सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बन गई, याद रखना क्योंकि बार बार ये आपको कंफ्यूज करेगा आगे, ठीक है। आगे चलते हैं। कांग्रेस का पतन, ध्यान से समझना। 1989 का चुनाव हुआ, कांग्रेस बुरी तरीके से हारी। तो 1989 में कांग्रेस की हार के साथ ही भारत की जो दलीय व्यवस्था है इसमें इसका वर्चस्व खत्म हो गया, क्योंकि कांग्रेस का दबदबा होता था हमारी राजनीतिक दलीय व्यवस्था में, पार्टियों में। अब ये वर्चस्व खत्म हो चुका है। कांग्रेस के कमजोर होने का मतलब ये नहीं है कि कोई दूसरी पार्टी ऐसी है जिसको कांग्रेस की सारी सीटें मिलने लगी हैं, ऐसा भी मत समझना। कांग्रेस कमजोर हुई है तो ठीक है, लेकिन दूसरी पार्टी भी कोई ऐसी नहीं है जो इतनी ज़्यादा मजबूत हो गई हो। अब क्या है, बहुदलीय शासन प्रणाली का युग शुरू हो गया है। याद रखना, इसको गठबंधन का युग भी कह सकते हो और बहुदलीय शासन प्रणाली। बहुदलीय शासन प्रणाली का मतलब क्या है, पहले क्या होता था, सिंपल कांग्रेस की सरकार होती थी, ठीक है, एक ही पार्टी थी। लेकिन अब क्या है, अब जिसकी भी सरकार बन रही है, चाहे वो राष्ट्रीय मोर्चा हो या XYZ कोई भी हो, वो सारी, इसमें कई सारी पार्टियां हैं, यानी छोटी पार्टी, बड़ी पार्टी, कई तरह की पार्टी आपस में मिलकर गठबंधन बना के सरकार बना रही है। इसीलिए इसको बहुदलीय शासन प्रणाली कह लो, या फिर इसको गठबंधन का युग भी आप कह सकते हो, ठीक है, इसको गठबंधन का युग भी कह सकते हो। 1989 से 2014 तक जो भी सरकार बनी है, ठीक है, जितनी भी सरकार बनी है वो सारी की सारी सरकारें क्या थी, गठबंधन की सरकारें थी, ठीक है। 2014 से 2019 तक बीजेपी को यहाँ पे बहुमत मिला, पूर्ण बहुमत, ठीक है, बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला। 272 चाहिए तो इनको 272 प्लस सीटें मिली हैं, यानी कि अपने दम पे बीजेपी सरकार बना सकती थी 2014 2019 दोनों जगह। लेकिन बीजेपी ने सरकार तो बनाई, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन इन्होंने एनडीए के साथ बनाई, यानी कि अपने गठबंधन के साथ बनाई, ठीक है। तो ये एनडीए क्या है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। बीजेपी का गठबंधन है जिसको एनडीए कहा जाता है, ठीक है। 2024 में, यानी जो अभी बिल्कुल लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं, थोड़े दिन पहले आपने रिजल्ट देखा होगा, 2024 में लोकसभा चुनाव में फिर से बीजेपी, ठीक है, एनडीए की सरकार बनी है, लेकिन ये गठबंधन सरकार है क्योंकि बीजेपी को इस बार पूर्ण बहुमत नहीं मिला, ठीक है। आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में कि बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें मिली है? आपको मुझे इसका भी आंसर कमेंट में बताना है, अभी जो चुनाव हुए हैं बिल्कुल, तो ये आप मुझे कमेंट में बताइए। तो इस बार जो सरकार बनाई है वो भी बीजेपी एनडीए ने बनाई, यानी कि उसके गठबंधन ने बनाई है, ठीक है। ये पूरा हमने पढ़ लिया 1989 से लेकर 2024 तक कैसे कैसे क्या क्या रहा। अब समझते हैं थोड़ा सा गठबंधन की राजनीति को, क्या है ये, ठीक है। तो गठबंधन की राजनीति को अच्छे तरीके से समझते हैं, एक एक पॉइंट को देखिए। 1990 के दशक में कुछ ताकतवर पार्टी और आंदोलन का क्रम चलता रहा। इन पार्टियों और आंदोलनों ने कहीं ना कहीं दलित और पिछड़े वर्गों, जिसमें खासकर ओबीसी है, इसकी नुमाइंदगी करी, यानी कि हमारी राजनीति में एक नया मुद्दा आ गया, वो है दलित और पिछड़े वर्ग। फिर 1996 में जो संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी, इन पार्टियों का कहीं ना कहीं इसमें अहम किरदार था। अब देखो, अब यहाँ पे एक नई चीज आ गई, मैंने आपको कहा था ना, बार बार ध्यान रखना, 1989 में सरकार बनी किसकी, राष्ट्रीय मोर्चा की। राष्ट्रीय मोर्चा क्या था, एक गठबंधन था, जनता दल पड़ा था ना, उसके साथ अन्य पार्टियां थी। ऐसे ही 1996 में एक और गठबंधन बना, इसका नाम रखा गया संयुक्त मोर्चा। याद रखना, संयुक्त मोर्चा भी वैसा ही गठबंधन है जैसे 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा था, उसके जैसा ही एक गठबंधन है। संयुक्त मोर्चा ने सरकार बनाई 1996 में, याद रखना है, और इस बार इसको कांग्रेस ने समर्थन दे दिया, ठीक है। पिछली बार क्या था, हमने पढ़ा था ना, राष्ट्रीय मोर्चे को बीजेपी ने सपोर्ट करा था, क्यों, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कांग्रेस सत्ता में आए। इस बार कांग्रेस नहीं चाह रही कि बीजेपी सत्ता में आए, तो इसलिए कांग्रेस ने इसको सपोर्ट कर दिया। और इसके अलावा ऐसी बहुत सारी पार्टियां थी जो कहीं ना कहीं SC ST OBC की बात करती थी, उन पार्टियों ने भी इसको समर्थन कर दिया। तो 1996 में इन्होंने क्या बना लिया, अपनी सरकार बना ली, ठीक है। फिर भाजपा ने 1991 से 1996 में अपनी जो स्थिति थी वो धीरे धीरे मजबूत की।
यानी धीरे धीरे भाजपा एक मजबूत पार्टी बनती आ रही थी। और 1996 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भाजपा आई, यानी कि बीजेपी आई। इस प्रकार भाजपा को सरकार बनाने का मौका भी मिला, ठीक है, लेकिन उसको बाकी पार्टियों ने समर्थन नहीं करा, क्योंकि बीजेपी के साथ उनकी विचारधारा जो थी वो मैच नहीं करती थी, नहीं मिलती थी, ठीक है। इस कारण बड़ी पार्टी होने के बाद भी अपनी सरकार नहीं बना पाए। तो बीजेपी ने क्या करा, ठीक है, इन्होंने सपोर्ट नहीं करा तो बीजेपी ने क्या करा, एक नया तरीका निकाला। बीजेपी ने कहा कि भाई हम क्या करेंगे, सभी पार्टी को मिला के अपना अलग से गठबंधन ही बना लेते हैं। तो फिर बीजेपी ने एक गठबंधन बनाया जिसको कहा जाता है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। इसको शॉर्ट में बोले तो राजग कहा जाता है, ठीक है। शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं राजग, ठीक है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। अगर इंग्लिश में बोलें तो इसको एनडीए कहा जाता है, यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है। बीजेपी का गठबंधन जो है उसको क्या कहा जाता है, एनडीए। इसका मतलब क्या है, बीजेपी तो मेन पार्टी है, लेकिन एनडीए में बहुत सारे छोटे छोटे गठबंधन हो जाएगा। तो इस तरीके से इन्होंने अपना एक गठबंधन बनाया और फिर जाके इन्होंने क्या करा, अपनी सरकार बनाई। तो बीजेपी ने 1998 के मई में से लेके 1999 के जून तक सत्ता में ही रही, ठीक है। आप ये कह सकते हो मई से मई और एक जून, यानी कि लगभग लगभग आप लगा लो 13 महीने के आसपास इन्होंने सरकार बना के रखी, ठीक है। फिर 1999 के अक्टूबर में दोबारा से इनकी गठबंधन वाली सरकार जो थी वो सत्ता में आई, और दोनों सरकारें जो थी एनडीए गठबंधन की थी, यानी राजग थी। और इन दोनों सरकारों में जो प्राइम मिनिस्टर बने थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना, एनडीए ने, यहाँ पे एनडीए मतलब बीजेपी का गठबंधन, ठीक है, इसने कितनी बार सरकार बनाई, 2 बार, और दोनों बार प्राइम मिनिस्टर कौन बने, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये आपको याद रखना है। 1999 की जो इनकी सरकार थी, इसने अपना कार्यकाल भी पूरा करा, यानी अपना टर्म भी पूरा करा, पूरे 5 साल सरकार चली। यहां पे आपको एक और बात बताना मैं भूल गया हूं, देखिए 1989 के बाद जितनी भी सरकारें आ रही हैं सारी क्या आ रही हैं, गठबंधन की सरकारें आ रही हैं। ये हमने अच्छे से देखा। तो इसका मतलब ये भी है कि जरूरी नहीं है कि सरकार 5 साल चले। बहुत सारी सरकारें ऐसी हैं जो 1 साल चल रही हैं, कोई 1.5 साल चल रही है, कोई 2 साल चल रही है, कोई 6 महीने में टूट रही है। तो ऐसा भी हो गया कि 5-5 साल का टर्म भी पूरा नहीं कर पाई कई बार सरकारें। तो 1989 के बाद से लेके 11 सरकारें बन चुकी है जो गठबंधन की सरकारें थी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखो, इस तरह 1989 के बाद से 11 गठबंधन की सरकारें बनी, और ये सभी सरकारें गठबंधन की थी, ठीक है। अब गठबंधन को दोबारा से समझ लो। 1989 में सरकार बनी थी किसकी, राष्ट्रीय मोर्चा की, हमने पढ़ा था, ठीक है। इसमें किसने सपोर्ट किया था, भाजपा ने सपोर्ट किया था बाहर से, ठीक है। फिर 1996-97 में सरकार बनी थी संयुक्त मोर्चा की, ये भी क्या था, गठबंधन था, लेकिन इसको किसने सपोर्ट करा था, इसको कांग्रेस ने सपोर्ट करा था, ठीक है। फिर 1998-99 में बीजेपी ने अपना एक गठबंधन ही बना लिया जिसको राजग या एनडीए कहा जाता है। इसमें बीजेपी जो है ये मुख्य पार्टी है, इसके अलावा अदर्स का मतलब अन्य जितनी भी पार्टियां इनके अलायंस में है वो सारी। फिर ऐसे ही जब सबको समझ में आ गया, भाई कांग्रेस को भी समझ में आ गया कि अब अपने दम पे तो सरकार बननी नहीं है, बनाना तो कहीं ना कहीं गठबंधन से ही पड़ेगा, तो कांग्रेस ने भी अपना गठबंधन बना लिया। कांग्रेस के गठबंधन को कहा जाता है सप्रंग, ठीक है, या फिर यूपीए। सप्रंग का मतलब है सप्रंग का मतलब है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, ठीक है, इसको यूपीए कहा जाता है। और राजग का मतलब आपने पहले ही पढ़ लिया है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। तो ये बीजेपी का गठबंधन है और ये कांग्रेस का गठबंधन है। तो आप जब भी अगर आगे से कभी आप एनडीए और यूपीए सुनो, जैसे ये एनडीए की बात आए या यूपीए की बात आए तो आप समझ जाना एनडीए का मतलब बीजेपी का गठबंधन है और यूपीए का मतलब कांग्रेस का गठबंधन है, ठीक है। क्लियर, आपको पता लग जाना चाहिए। आगे चलते हैं। केंद्र सरकार 1989 से लेके अब तक, अब थोड़ा सा ना प्राइम मिनिस्टर को हम देख लेते हैं कौन कौन से रहे। 1989 में अगर हम देखें तो वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार है, इसको वाम मोर्चा और भाजपा ने समर्थन दिया था। ये दिसंबर 1989 से नवंबर 1990 तक चली है, ठीक है। कम से कम आप ये लगा लो कि मोटा मोटा आप इसे मान लो 11 महीने ये सरकार चली। इसके बाद फिर दूसरी सरकार आती है, इसमें प्राइम मिनिस्टर बनते हैं चंद्रशेखर। ये भी राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार है, लेकिन राष्ट्रीय मोर्चा का एक ग्रुप था समाजवादी, इन्होंने इसको सपोर्ट करा था, ठीक है। और ये नवंबर से लेकर जून तक चली है। अब देखो कितने छोटे छोटे कार्यकाल तक चल रही है, 5-5 साल भी पूरे नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पे चंद्रशेखर जी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, ठीक है। फिर इसके बाद आती है हमारे तीसरी सरकार, ये जून 1991 से मई 1996 तक चल रहा है, यानी ये भी आप लगा लो कहीं ना कहीं 11 महीने के आसपास सरकार बन रही है। इसमें कांग्रेस
तो थी, प्लस में जो AIDMK है साउथ वाली, इस पार्टी ने सपोर्ट करा, तो PV नरसिम्हा राव जो थे ये इसमें प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। ठीक है, सॉरी ये 5 साल चल गई है, सॉरी टाइपिंग की ध्यान नहीं दिया मैंने। 1991 से लेके 96 तक चली है, तो आप ये लगा लो 5 साल तक चल गई है इनकी सरकार नरसिम्हा राव की। और नरसिम्हा राव, ये भी याद रखना आपको, ये अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, इनके समय में काफ़ी बड़े जो बदलाव हैं या बड़े फैसले लिए गए थे इनके कार्यकाल में। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, मई से लेके जून 1996 से 1996 तक, यानी कि लगभग 13 महीने के आसपास सरकार चली, पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। फिर इनकी एक दूसरी सरकार भी आती है। ठीक है, दूसरी सरकार कब आएगी उसको भी देखेंगे, लेकिन इससे पहले एक और सरकार है जो कि संयुक्त मोर्चा की सरकार है। 1996 से 97 के बीच में HD देवगौड़ा जो थे ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। ठीक है, इसको कांग्रेस ने सपोर्ट करा था, जिस तरीके से राष्ट्रीय मोर्चा को बीजेपी ने सपोर्ट करा था, ऐसे ही संयुक्त मोर्चा को कांग्रेस ने सपोर्ट करा। ठीक है, उसके बाद फिर इंद्र कुमार गुजराल की सरकार आती है। ठीक है, 1 साल के लिए 1997 से 98 तक कांग्रेस के सपोर्ट से आती है, संयुक्त मोर्चा की सरकार थी। ठीक है, तो ये इंद्र कुमार, उसके बाद दोबारा से आती है बीजेपी की सरकार, और ये आती है आपकी, ये लगा लो अक्टूबर 1999 से 2004 तक, और ये अपना टर्म जो है पूरा कर लेती है 5 साल का। ठीक है, तो ये हो गया बीजेपी की सरकार, आप गठबंधन वाली मान लो, यानी ये NDA गठबंधन वाली सरकार। ठीक है, फिर इसके बाद आती है 2004 में नई सरकार जो कि UPA वाली होती है, यानी कांग्रेस का गठबंधन वाली। इसमें प्राइम मिनिस्टर जो बनते हैं ये बनते हैं मनमोहन सिंह। ठीक है, ये 2 बार प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, यानी 2004 से 2014 तक। ठीक है, यानी 10 साल तक रहते हैं, यानी कि 2 टर्म हो गए इनके। फिर इनके जस्ट बाद 2014 में दूसरी सरकार आती है, ये बीजेपी, यहाँ पे बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता है, यानी इतने समय के बाद पहली बार कोई सरकार आई थी जिसको पूर्ण बहुमत मिलता है 2014 में। लेकिन फिर भी ये आ जाती है अपने NDA गठबंधन के साथ, और तब से लेके आज तक 2014 से लेके 2024 चल रहा है अभी तक जो सरकार है वो बीजेपी NDA गठबंधन की है, और प्राइम मिनिस्टर भी सेम है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर भी मोदी जी हैं। ठीक है, 3 टर्म इनके होने वाले हैं, 2 टर्म तो पूरे हो गए, तीसरा टर्म चल रहा है, तो यानी 3 बार के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं मोदी जी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मंडल मुद्दा, अन्य पिछड़ा वर्ग की जो राजनीति है इसके बारे में समझते हैं। इसी अवधि में एक नया मुद्दा आता है OBC का, OBC आरक्षण का। ठीक है, देखो SC ST का आरक्षण तो आपने सुना ही होगा, लेकिन कुछ कास्ट ऐसी थी जो SC ST में नहीं आती थी, लेकिन वो काफ़ी पिछड़ी हुई थी। ऐसे में उनको अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग में रखा गया और उनको OBC का नाम दिया गया। ठीक है, उनको भी आरक्षण में लाया गया। तो इसमें शैक्षणिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़े समुदाय थे उनको शामिल किया गया। पिछड़ी जाति हो गई या ऐसे तबके हो गए जो कहीं ना कहीं पिछड़े हुए थे। ठीक है, तो गैर कांग्रेसी जो पार्टियां थी उन्होंने इन तबकों में अपनी जगह बना ली। OBC वोट बैंक को देखा इन्होंने, गैर कांग्रेसी पार्टियों ने, और इनका कहीं ना कहीं सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करी। ठीक है, तो ये OBC वाला मुद्दा जो है इस समय में बहुत ताकतवर मुद्दा बन चुका था, ज़्यादातर पार्टियां इनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करती थी। 1989-90 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार आई। राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने क्या करा, मंडल आयोग की सिफारिश जो थी वो लागू कर दी। मंडल आयोग की सिफारिश क्या थी कि केंद्र सरकार की जो नौकरियां होती है उसमें 27% OBC को क्या कर दिया जाए, आरक्षण दे दिया जाए। और ठीक है, ये जब उन्होंने लागू करा तो उसके बाद देश में ना 2 तरीके के लोग आ गए। एक वो लोग जो OBC को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, यानी इस OBC के मुद्दे को एक तरफ वो लोग थे जो इसको सपोर्ट करते थे, यानी इसके सपोर्टर थे। एक वो लोग जो इससे नफरत करते थे, कहीं ना कहीं इसका विरोध करते थे, जो हेटर मान लो आप। ठीक है, या इसके अपोजिशन में जो थे इनमें, और इनके बीच में हो गई जंग शुरू, यानी कि सपोर्टर और नॉन सपोर्टर के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। बहुत दंगे हुए थे देश में उस समय में। ठीक है, OBC आरक्षण को लेकर, मंडल को लेकर। अब मंडल आयोग के बारे में थोड़ा सा समझ लो। देखिए, इसमें मोटा मोटा मैं आपको बता दूं हुआ क्या था, NCERT में से लिया हुआ है मैंने, ध्यान से देखो। केंद्र सरकार ने 1978 में इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की सरकार आई थी, उसने 1978 में पिछड़ी जातियों के लिए एक आयोग बनाया था। ठीक है, आयोग बनाया था। इस आयोग को 2 नामों से जाना जाता है, पेपर में यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसको दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग भी कहा जाता था और इसको मंडल कमीशन भी कहा जाता था। मान लो पेपर में अगर आपसे आ जाए कि दूसरा पिछड़ा वर्ग जो दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग है ये कब बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था, तो आपको बताना है जनता पार्टी के द्वारा बनाया गया था। 1978 में उनकी सरकार आई थी तब बनाया गया था। इसको मंडल आयोग के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि इसके अध्यक्ष जो थे ना उनका नाम था BP मंडल। ठीक है, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, तो उनके नाम पे इसका नाम
नाम पड़ गया है, उनका नाम मंडल था तो इसका नाम भी मंडल आयोग पड़ गया, ठीक है, याद रखना है। तो इसमें क्या बात रखी गई थी ये आपको समझना है। तो बाद में तो इनकी सरकार चली गई, ठीक है, इन्होंने कमेटी बना दी, इन्होंने आयोग बना दिया, इनकी सरकार चली गई, लेकिन उस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी। आयोग ने क्या कहा ये समझिए, आयोग ने 1980 में अपनी सिफारिशें सामने रख दी, ठीक है। इसमें इन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग जो है, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं स्वीकार किया जाए और उनको आरक्षण दिया जाए, कितना परसेंट, 27% का उनको आरक्षण दे दिया जाए, ठीक है, सरकारी नौकरियों में। और इसके अलावा उन्होंने एक और चीज़ सुझाई थी जो कि आप नहीं पढ़ते हो, वो ये था भूमि सुधार। इन्होंने बोला केवल आरक्षण से काम नहीं चलेगा, भूमि सुधार भी करना जरूरी है, ठीक है। लेकिन सरकार ने क्या करा, इस मांग को मान लिया कि हम क्या करेंगे, 27% आरक्षण दे देंगे। सरकार ने इसको लागू कर दिया। अब लागू कर दिया तो विरोध हुआ, दंगे प्रदर्शन हुए, तो कुछ लोग चले गए कोर्ट में गए, मामला चला, लेकिन कोर्ट ने बाद में फैसला ये सुनाया कि आरक्षण जो दिया हुआ है वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 27% आरक्षण सरकार ने सही दिया है, ठीक है। तो फिर कोर्ट से भी ये मामला रफा दफा हो चुका था। तो ये पूरा मुद्दा था, ये आपको याद रखना है। मंडल आयोग कब पूछा जा सकता है कि कब बना, 1978 में। अध्यक्ष कौन थे, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, यानी कि बीपी मंडल इनको कहा जाता है शॉर्ट में। तो ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है, इसी के नाम पे इसको मंडल आयोग कहा जाता है। इसने क्या कहा था कि ओबीसी की दशा सुधारने के लिए उनको सरकारी नौकरी में 27% का आरक्षण दे देना चाहिए, ठीक है। और किसने लागू करा था, राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने लागू करा था। कब लाया गया था, जनता पार्टी की सरकार में लाया गया था। आपसे नहीं पूछा जाएगा कब लाया गया था, ये बहुत कम चांस से पूछा जाए, लेकिन कब और किसने लागू करा था ये आपसे पूछा जाएगा, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक राजनीतिक परिणाम। 1980 के दशक में दलित जातियों के लिए राजनीतिक संगठन का कहीं ना कहीं उद्भव होता है। ज़्यादातर इस समय में दलित संगठन बनते हैं, जैसे कि एग्जांपल है 1978 में बामसेफ का, ठीक है, बामसेफ बना। ये एससी, एसटी और ओबीसी और माइनॉरिटी, इनकी राजनीतिक सत्ता की तरफदारी करता था, यानी कि राजनीतिक सत्ता में एससी, एसटी, ओबीसी को कहीं ना कहीं कुछ मदद मिलनी चाहिए, ठीक है, उनको सपोर्ट करता था ये। इसके बाद दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, नाम ध्यान से रखिए, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, यानी कि ऐसा समाज जो दलित है और कहीं ना कहीं उसका शोषण हुआ है, इस समाज के लिए एक समिति बनाई गई है जिसका नाम ये रखा गया है, ठीक है। बाद में फिर क्या होता है, फिर बाद में एक पार्टी बन जाती है इनके लिए। पहले तो ये समिति संगठन बना रहे हैं, लेकिन बाद में एक राजनीतिक पार्टी बन जाती है जिसको कहा जाता है बीएसपी, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी, जो कि कांशीराम वाली पार्टी है, ठीक है। आपने मायावती सुना होगा, मायावती जो नेता हैं वो इसी पार्टी से हैं, बीएसपी से, ठीक है। तो बहुजन समाज पार्टी जो थी, इसकी स्थापना कांसीराम ने की थी। और इसको सपोर्ट कहाँ पे था, इसको पंजाब, हरियाणा और यूपी, इन जगह पे इसको सपोर्ट था, यानी लोगों का समर्थन मिला होता। 1989 से 91 के चुनाव में यूपी में इसको सफलता मिली और यूपी में इन्होंने क्या करा, अपनी सरकार भी बनाई, ठीक है। आपने वहाँ पे देखा होगा मायावती जो है वहाँ की सीएम रह चुकी हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे ये दूसरा टॉपिक भी खत्म हो गया, मंडल मुद्दा वाला। अब तीसरा टॉपिक शुरू होता है हमारा सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र। इसको समझते हैं। देखिए क्या था, इस दौर में एक विशेषता ये भी रही कि इसमें इस समय में धर्म की राजनीति भी देखने को मिलती है। जनता पार्टी जैसे ही खत्म हो जाती है तो बाद में जो जनसंघ के जो समर्थक थे वो 1980 में एक पार्टी बनाते हैं जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, तो बीजेपी। ये जो आज के समय में आप जो बीजेपी देख रहे हो ना, ये कहीं ना कहीं जनसंघ से आई है। जो पुरानी जनसंघ होती थी उस जनसंघ की विचारधारा को सपोर्ट करती है बीजेपी, ठीक है। तो ये पार्टी बनी। अब बीजेपी को दो मुद्दे हैं महत्वपूर्ण, ये आपको याद रखना है। देखिए बीजेपी शुरू में क्या थी, शुरू में ये गांधीवादी समाजवाद, ये विचारधारा को मानते थे। गांधीवादी भी थे, समाजवाद को मानते थे और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को सपोर्ट करते थे। ये इनकी विचारधारा थी। लेकिन बाद में इन्होंने अपनी विचारधारा में बदलाव करा और केवल राष्ट्रवाद इनके लिए मेन बन गया और इन्होंने हिंदुत्व की राजनीति को भी अपना कहीं ना कहीं मुद्दा बनाया। यानी इन्होंने राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की राजधानी के मुद्दे पे हमेशा से चुनाव लड़ा है, ठीक है। आगे देखो, दो मुद्दे ऐसे हैं जिसकी वजह से बीजेपी को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, ठीक है। अब हिंदुत्व मैंने बोल दिया तो हिंदुत्व को भी समझिए क्या है। जो वीडी सावरकर हैं, सावरकर जी ने विचारधारा रखी थी हिंदुत्व की। सावरकर जी ने ही हिंदुत्व की विचारधारा रखी है और उसके तहत क्या हुआ है, हिंदुत्व आज दुनिया भर में जाना जाता है। हिंदुत्व क्या है, हिंदुत्व का मतलब धर्म नहीं है, आप उसको धर्म से जोड़ के मत देखना। हिंदुत्व का मतलब है एक संस्कृति, एक कल्चर, एक जीवन शैली। इसको एक जीवन शैली की तरह से दिखाया जाता है। जिस तरीके से इस जीवन शैली में बताया गया कि जो भारतीय होते हैं, जो
हिंदुत्व की विचारधारा को मानते हैं, जो हिंदुत्व की संस्कृति को मानते हैं, वो आपस में मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है। अपनी भूमि को यानी भारत भूमि को, अपने देश को, ठीक है, अपने देश को अपनी मातृभूमि मानते हैं, ठीक है, अपनी पितृभूमि मानते हैं, और इसी भूमि को अपनी पुण्य भूमि मानते हैं, यानी कि यहीं पे हमारा जन्म हुआ है, यहीं पे हमको मृत्यु हमारी होनी है, और यही हमारा देश है, यही हमारी संस्कृति है, और भारत माता की जय वगैरह जो बोला जाता है वो इसी हिंदुत्व की संस्कृति के तहत आया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो भाजपा ने इस चीज़ को अपनाया, और भाजपा की राजनीति में दो मुद्दे ऐसे थे जिसकी वजह से वो एक बड़ी पार्टी बन गई। एक था शाहबानो केस, ठीक है, उस समय इस मुद्दे को भाजपा ने खूब जी तोड़ से उठाया था। दूसरा था अयोध्या का विषय, ठीक है। इन दोनों मुद्दों को भाजपा ने उठाया, और जो उस समय की जो सरकार थी, खासकर कांग्रेस की सरकार, उसको घेरा, तो भाजपा का ग्राफ जो है वो ऊपर बढ़ता गया। तो शाहबानो का मामला क्या है ये समझिए। शाहबानो क्या थी? एक मुस्लिम महिला थी जो कि 62 ईयर की थी, 62 साल की महिला थी। उसके पति ने क्या करा था? उसको तलाक दे दिया था। 3 तलाक का सिस्टम होता था, तलाक 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 कर दिया था, ठीक है। फिर उसके पति ने गुजारा भत्ता के लिए अदालत में सॉरी उसने अपनी पति से, ठीक है, वो महिला कहाँ चली गई? अदालत में चली गई। उसने कहा कि भाई मुझे अपने पति से क्या चाहिए? मुझे चाहिए गुजारा भत्ता, कि मुझे इस उम्र में उसने छोड़ दिया है, तो अब मुझे मैं अपना घर कैसे चलाऊंगी, ठीक है, उसका ये कहना था। जो सर्वोच्च न्यायालय थी उसने शाहबानो के केस को सुना और उसके पक्ष में फैसला सुना दिया। यानी कि उसने ये कह दिया हमारी कोर्ट ने कि आपको मुआवजा दिया जाएगा, आपका पति जो है वो बाध्य है, आपको मुआवजा देगा। अब ये फैसला हो गया कोर्ट का, लेकिन जो मुसलमान थे वो इस चीज़ को लेकर इस फैसले के खिलाफ हो गए, ठीक है, वो इस फैसले के खिलाफ भड़क गए। उन्होंने कहा कि ये हमारे जो धर्म है, धर्म के मामले में दखल अंदाजी है कोर्ट की, और इसको हम नहीं मानेंगे। उन्होंने इसको अपने पर्सनल लॉ में कहीं ना कहीं हस्तक्षेप माना। उन्होंने कहा कि भाई उनके मजहब में एक से ज़्यादा शादी करने का मतलब अलाउ है, फिर वो तलाक भी दे सकते हैं, तलाक भी अलाउ था। तो इस तरीके से कोर्ट उसमें ना आए बीच में, ठीक है। तो कोर्ट और इस फैसले को लेकर बहुत विवाद हुआ देश में। अदालत के फैसले का खूब इन्होंने विरोध करा। मुस्लिम नेताओं ने मांग की कि उनके अनुसार सरकार ने, और इन्होंने जो मांग करी तो इनकी बात को मानते हुए सरकार ने मुस्लिम महिला अधिनियम पारित कर दिया, ठीक है, ये अलग से कानून पारित कर दिया। और सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला था, जो कोर्ट का फैसला था, उसको पलट दिया, निरस्त कर दिया। महिला संगठन, बुद्धिजीवी, भाजपा और अन्य दल सब ने इसका खूब विरोध करा। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस जो है कुछ लोगों के लिए, ठीक है, मुस्लिम लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए देश की सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट रही है, ठीक है। उस महिला के साथ अन्याय हुआ था, उसको अगर कोर्ट ने मुआवजे की बात करी है तो उसको मिलना चाहिए, इसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा तो बीजेपी ने और अन्य बुद्धिजीवी जो लोग थे उन्होंने खूब घेरा। किसको घेरा? कांग्रेस को घेरा, ठीक है। तो ये मुद्दा था। तो इस मुद्दे को भाजपा ने क्या करा? चुनावी मुद्दा बना दिया, ठीक है। तो इसकी वजह से उसको फायदा मिला। दूसरा मुद्दा है अयोध्या विवाद। इस टॉपिक में ना बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है एनसीईआरटी की लैंग्वेज। और मैं आपको पहले बता देता हूँ, अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है, 4 साल 5 साल पुरानी एनसीईआरटी है, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा मिलेगी। लेकिन अभी जो मैंने पढ़ा है लेटेस्ट एनसीईआरटी में, तो उसमें बहुत सारे टॉपिक डिलीट कर दिए हैं, कुछ नई चीज़ें जोड़ दी गई है। तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से रखना, समझना, क्योंकि मैं जो आपको करा रहा हूँ न्यू एनसीईआरटी का कोटिंग करा रहा हूँ, ठीक है। ओल्ड एनसीईआरटी में से मत पढ़ना। अयोध्या विषय, श्री राम का जन्म स्थान माना जाता है इसको, ठीक है, जो कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में आपको मिलता है। और ये विवाद जो था वो स्वामित्व को लेकर था, क्योंकि जिस जगह को लेके विवाद था, मुस्लिम पक्ष जो है वो ये कहता था कि ये उनकी जगह है, ठीक है, और हिंदू पक्ष कहता है कि ये श्री राम की जन्मभूमि है, ये उनकी जगह है। तो इसको लेकर विवाद था। अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थान की जो महत्व है, इसके बारे में आप अच्छे से जान सकते हो, क्योंकि 1528 से 500 वर्षों तक ये मामला चलता है। यानी 500 वर्षों तक ये मामला ऐसे ही लटका रहा। लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, बहुत सारे जो गजट हैं उसमें कहीं ना कहीं इसके बारे में छपा था, ठीक है, उसके बारे में कई जगह पे लिखा गया था। 1528 में क्या होता है? श्री राम के जन्म स्थान पर 3 गुंबद का एक ढांचा निर्मित किया गया। यानी कि 1528 में 3 गुंबद का एक स्ट्रक्चर बनाया गया था, ठीक है। और इसके आंतरिक और बाहरी भागों में जो हिंदू धर्म के जो प्रतीक हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, उसके अवशेष आपको देखने को मिलते हैं। अतः आप ये कह सकते हो कि अयोध्या की राम जन्मभूमि के विषय में जो प्राचीन सभ्यता है और उसके राष्ट्रीय गौरव से ये जुड़ा हुआ है, क्योंकि हिंदुओं के धार्मिक मामले से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। और बाद में क्या होता है, ये विषय जो है लंबे समय तक कानूनी विवाद के रूप में कोर्ट में जाता है। लंबे समय तक इसमें क्या होता है,
कोर्ट में ये मामला चलता है। 1949 में इस जो स्ट्रक्चर था उसको क्या कर दिया इन्होंने, उसको सील भी कर दिया, ठीक है। फिर 1986 में जो फैजाबाद, जो अब अयोध्या कहा जाता है, फिर यहाँ की जो अदालत थी उसने इस एक निर्णय सुनाया जिसमें ये जो ढांचा था उसकी स्थिति में, उसके निर्णय से एक नया महत्वपूर्ण मोड़ आ गया था। इसमें ये कहा गया था कि ढांचे का जो ताला है उसको खोल दिया जाए और लोग वहाँ पे उनको पूजा करने की अनुमति दे दी। अब उसका ताला खोल दिया, लोग वहाँ पे पूजा करने लगे, तो ये विवाद जो है और बढ़ता गया, इधर हिंदू उधर मुस्लिम एक होते गए, ठीक है, और उनके बीच में कहीं ना कहीं विवाद बढ़ता रहा। अंत में क्या होता है, उस स्ट्रक्चर को गिरा दिया जाता है, ठीक है, और उसके बाद मंदिर का शिलान्यास हो जाता है, लेकिन मंदिर फिर भी बनता नहीं है, शिलान्यास हो जाता है, उसको बनाने में फिर भी बैन लगा रहता है, और ये मामला लंबे समय तक कोर्ट में चलता रहता है, ठीक है, लंबे समय तक कोर्ट में चला। और फिर बाद में क्या होता है, कोर्ट का एक फैसला आता है, कहीं ना कहीं कोर्ट दोनों के बीच में एक समझौता कराती है, और ये समझौता होता है अंत में कि ये जो भूमि है, ये हिंदू जो मंदिर है राम जन्मभूमि उसकी भूमि है, उसके तहत क्या होता है, हिंदू जो मंदिर है, राम मंदिर वहाँ पे बना दिया जाता है, ठीक है। और मुस्लिमों को क्या होता है, अलग से उनको एक अलग से ज़मीन दे दी जाती है ताकि आप वहाँ पे जाके अपनी मस्जिद वगैरह का निर्माण कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये फैसला आया था और नवंबर 2019 में आया था। तो ये आपको याद रखना है, ये चीज़ें ना चेंज हुई है पहले से, क्योंकि ये पहले फैसला नहीं था, बाद में आया है, तो जाहिर सी बात है कुछ चेंज तो हुआ होगा, तो ये पहले से चेंज हो गया है। ओल्ड एनसीईआरटी में इस तरीके से नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसके बाद श्री राम जन्मभूमि एक ट्रस्ट बनाया जाता है, उसको जिम्मेदारी मिलती है कि उसको कैसे उसको रख रखाव करना है, कैसे उसको बनाना है, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये भी टॉपिक हमारा खत्म हो जाता है। अब लास्ट टॉपिक है हमारा एक नई सहमति का उदय। इसका मतलब क्या है कि देखो, वैसे तो जो देश में राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी कभी आपस में बनती तो है नहीं भाई, लेकिन चार ऐसे मुद्दे हैं जिस पे सभी राजनीतिक पार्टियों की कहीं ना कहीं आपस में बन जाती है, यानी आपस में ये कहीं ना कहीं इनके बीच में सहमति बन जाती है। तो आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि वो चार ऐसे मुद्दे कौन से हैं, ठीक है, उसको भी हम देखेंगे डिटेल में आगे। तो देखिए, 1989 के बाद की अवधि में कांग्रेस का पतन होता है, कहीं ना कहीं कांग्रेस कमजोर हो जाती है और भाजपा का उदय होता है। इस समय कांग्रेस और भाजपा में कंपटीशन जो था वो कठिन हो गया था, ठीक है, दोनों पार्टियों का वोट जो है कहीं ना कहीं कम हो रहा था। अब यहाँ पे एक बार ध्यान से देखिए, ये वो है 1989 1984 जब 415 सीटें आई थी कांग्रेस को, जो हमने स्टार्टिंग में चैप्टर में पढ़ा था। उसके बाद देखो, बीजेपी 85 पे थी, कांग्रेस 197 पे थी, ठीक है। रेड वाला जो है वो बीजेपी है और जो ये वॉयलेट वाला है वो कांग्रेस है। फिर बीजेपी 120 आती है, यानी अगले चुनाव में 120 आती है, ये 232 हो जाती है। फिर बीजेपी ऊपर हो जाती है, 1996 है ये शायद, ठीक है। यहाँ पे कांग्रेस और कम हो जाती है, फिर बीजेपी बढ़ती है, फिर बीजेपी बढ़ती है, फिर बीजेपी आसपास आ जाती है। 2004 में इन दोनों के बीच में अंतर बहुत कम हो जाता है। फिर 2009 में बीजेपी कम हो जाती है, कांग्रेस बढ़ जाती है। फिर 2014 में बीजेपी बढ़ जाती है और 2019 में बढ़ जाती है और 2024 में बढ़ जाती है। तो इस तरीके से आप ग्राफ देख रहे हो, कहीं ना कहीं कांग्रेस कमजोर होती गई और बीजेपी मजबूत होती गई है। तो ये आपको यहाँ पे फर्क दिखाई दिया है, ठीक है। आगे देखो, 2014 से 19 तक को लोकसभा चुनाव को थोड़ा समझते हैं। 2004 से लेकर 2019 तक को देखेंगे। 2004 में कांग्रेस जो थी वो पूरे जोर से गठबंधन में शामिल होती है और कांग्रेस का गठबंधन जो है वो यूपीए के नाम से जाना जाता है और ये अपनी सरकार बनाती है, ठीक है। यूपीए को जो लेफ्टिस्ट हैं, वामपंथी हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं सपोर्ट करा और 2004 के चुनाव में कांग्रेस फिर से क्या हो जाती है, इसका पुनरुत्थान हो जाता है, वापस से मजबूत हो जाती है। फिर भारत अमेरिका परमाणु समझौते के मुद्दे पर जुलाई 2008 में वाम दलों और कांग्रेस के बीच में नहीं बनती है, तो वाम दल अपना क्या करते हैं, समर्थन खींच लेते हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस की जो यूपीए सरकार थी वो वैसी की वैसी बनी रहती है और चलती है। फिर 2009 में 15वीं लोकसभा के लिए चुनाव होते हैं, अगले चुनाव, फिर कांग्रेस वापस से सीटें जीतती है, ठीक है। और 2004 में जो 145 सीट लेके आई थी, इस बार वो 206 यानी कि और ज़्यादा सीट ले आती है और यूपीए की सरकार दोबारा से बन जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ठीक है। दोनों सरकारों में जो प्राइम मिनिस्टर थे वो मनमोहन सिंह थे। फिर 2013 में बीजेपी कहती है कि हम नरेंद्र मोदी जो गुजरात के सीएम थे उस समय में, इनको प्राइम मिनिस्टर पद का उम्मीदवार बनाएंगे, ठीक है। ये उनको उम्मीदवार बनाते हैं और 2014 में चुनाव होता है 16वीं लोकसभा का और 2014 में बीजेपी जीत जाती है, पूर्ण बहुमत के साथ आती है, 282 सीटें अकेले जीतती है। लेकिन फिर भी उसने क्या करा था, एकल पार्टी होने के बाद भी, ठीक है, अपना जो सरकार बनाई है वो गठबंधन के साथ बनाई है। और 30 साल के बाद ऐसा हुआ है कि किसी एक पार्टी को इतनी ज़्यादा सीटें मिली है जिसने अपने दम पे सरकार बनाई हो, ठीक है। तो वापस से बीजेपी क्या करती है, अपनी सरकार बनाती है।
और 2014 के बाद 2019 में भी चुनाव होते हैं, 2019 में भी बीजेपी जीत जाती है। अब बात करते हैं बढ़ती सहमति। ठीक है, ये जो टॉपिक था ये यहाँ पे पढ़ना था मैं, ठीक है, ये बीच में एक दो टॉपिक रह गए थे वो मैंने वहाँ जोड़ दिए थे। 4 मुद्दों पे सहमति बन रही थी, वो मुद्दे कौन से थे? पहला मुद्दा था नई आर्थिक नीति। जो नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी इस पे सभी सहमत थे, ज़्यादातर सभी दल सहमत थे, क्योंकि देश के विकास के लिए था। क्लियर। दूसरा मुद्दा, पिछड़ी जातियों का मुद्दा इस समय में बहुत चला है, ओबीसी वाला आपने देखा, तो ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, ठीक है, उनको उनके विकास के लिए काम करना चाहिए। इस बात पे भी सारी पार्टियां सहमत थी, चाहे कोई भी पार्टी हो, सब सहमत थी। दूसरा मुद्दा ये पेपर में आएगा। तीसरा मुद्दा क्या था? देश में जो प्रांतीय दल हैं, जो लोकल पार्टी हैं, ठीक है, जो भी लोकल पार्टी हैं देश में, छोटी पार्टियां, स्थानीय पार्टियां, उनकी भूमिका बढ़ रही थी, उनका महत्व बढ़ रहा था, उसको सभी सपोर्ट कर रहे थे। ये तीसरा मुद्दा था। चौथा मुद्दा क्या था? अब विचारधारा की बात नहीं चलेगी, अब कार्य सिद्धि पे बल दिया जाने लगा, यानी कि अब विचारधारा से कुछ मैटर नहीं करेगा, जो भी आपकी विचारधारा है उससे मतलब नहीं है, आप कार्य सिद्धि यानी काम को करके दिखाओ, ठीक है, कुछ देश के लिए बेहतर करके दिखाओ। इस पे कहीं ना कहीं बात होने लगी थी। तो ये 4 मुद्दे थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे अपना चैप्टर खत्म हो जाता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूज़र नेम है। और ख़त्म हो जाती है हमारी वीडियो। पसंद आए तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।